हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। इससे पूर्व की क्लासों में हमने विभिन्न राजनीतिक विचारकों के बारे में बात करी, जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स। आज हम चर्चा शुरू करेंगे जॉन लॉक के बारे में। ये थे उदारवादी विचारक जॉन लॉक। जॉन लॉक का काल 1632 ईस्वी से 1704 ईस्वी तक माना जाता है। इनके बारे में चर्चा शुरू करने से पहले हम इनके दिए गए कोटेशन से बात शुरू करेंगे। इनका कहना था कि समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी के भी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता अथवा निजता करे। अर्थात जॉन लॉक का ये मानना था कि समाज को ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि जो भी कोई व्यक्ति समाज की स्वतंत्रता और संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करता है या स्वतंत्रता का हनन करना चाहता है, संपत्ति के विरुद्ध जो है वो अधिकार रखना चाहता है या संपत्ति के विरुद्ध वो कार्य करता है, किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति यदि मूर्खतापूर्ण कार्य करता है या उसका हनन करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में समस्त समाजों को ये शक्ति प्राप्त रहती है कि वो उस व्यक्ति के कुप्रयत्नों या कुछ चेष्टाओं को जो है उनका दमन कर सके और समाज को ऐसे व्यक्तियों से बचा सके और समाज के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और संपत्ति की जो अधिकार है वो प्रदान कर सके। इसका मतलब ये है कि जॉन लॉक जो थे वो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसके साथ साथ वो संपत्ति के अधिकार के भी समर्थक माने जाते हैं। आगे चर्चा शुरू करने से पूर्व हम देखेंगे कि जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा, अर्थात जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा माना जाता है। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को राजनीतिक विचारों के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का श्रेय उदारवादी दर्शन को प्राप्त है। अर्थात स्वतंत्रता प्रत्येक समाज, चाहे वो वर्तमान समाज हो चाहे प्राचीन समाज रहा हो, प्रत्येक समाज की अभिलाषा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक स्वतंत्रता जो है वो समस्त समाजों का जो है महानतम लक्ष्य रहा गया है, समस्त समाजों का महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है। लेकिन इसको राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का श्रेय जो है वो उदारवादी दर्शन को प्राप्त है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों पर जितना ध्यान उदारवाद ने केंद्रित किया है उतना किसी अन्य विचारधारा ने नहीं किया है। उदारवाद के बारे में हम जानते हैं कि उदारवाद जो है वो दो रूपों में प्रचलित रहा है, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। प्राचीन जो उदारवाद है उसे पुरातन उदारवाद भी कहा जाता है। प्राचीन उदारवाद के समर्थक जो विचारक थे या प्रतिपादक जो विचारक थे वो थे जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन। इनके द्वारा जो है प्राचीन उदारवाद की रचना की गई या ये प्राचीन उदारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। इनके जो मुख्य सिद्धांत थे उनके बारे में हम बात करें तो उनका सर्व प्रमुख जो सिद्धांत था वो था कि वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। अर्थात राज्य चाहे किसी भी श्रेष्ठतम अवस्था में ही क्यों ना हो, वो एक आवश्यक बुराई है और राज्य के द्वारा जो है वो अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखा जाना चाहिए और राज्य जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रहरी मात्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो उदारवादी विचारक थे, प्राचीन उदारवादी विचारक थे, उन्होंने ये माना कि राज्य जो है चाहे वो उच्चतम अवस्था में हो लेकिन वो जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, इसलिए वो एक आवश्यक बुराई ही उन्होंने माना और ये माना कि राज्य को कम से कम जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए या उसका राज्य का कार्यक्षेत्र जो है वो सीमित होना चाहिए और राज्य को एक मात्र प्रहरी बनकर ही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन ने प्राचीन उदारवादी जो विचारधारा है उसका श्रेय उनको जाता है। उदारवाद का जो दूसरा रूप है वो है नवीन उदारवाद। नवीन उदारवाद के प्रतिपादक विचारक थे जॉन लॉक। अर्थात उन्होंने
नवीन उदारवादी विचारधारा के तहत अपने विचार रखे। उन्होंने प्राचीन उदारवाद में कुछ परिवर्तन करते हुए अपनी विचारधारा को आधुनिकता प्रदान करी और उन्होंने ये कहा कि जो नवीन उदारवाद में जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए उनमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति शासन के माध्यम से ही कर सकता है। अर्थात जब राज्य नामक संस्था होगी, जब शासन होगा, शासन व्यवस्था होगी, तभी व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग कर सकता है, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा हो सकती है और वो जो है अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों का उपभोग करते हुए अपने जीवन को सुलभ कर सकता है। अर्थात पहला सिद्धांत उन्होंने रखा कि शासन जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि शासन की शक्ति जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित न कर सके। अर्थात सीमित शासन की उन्होंने भी सहमति दी, जैसे कि प्राचीन उदारवादी विचारधारा ने दिया था। उसी प्रकार जॉन लॉक ने नवीन उदारवादी आधुनिक उदारवादी विचारधारा के तहत उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि जो शासन जो है या शासन सत्ता जो है वो सीमित होनी चाहिए या राज्य द्वारा सीमित शासन किया जाना चाहिए या उनके हाथों में शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं पर जो है नियंत्रण नहीं लगा पाए और ना ही वो निरंकुश जो है अधिकारों का उपभोग कर पाए। तीसरी जो नवीन उदारवादी विचारधारा के तहत जो तीसरा सिद्धांत सामने आया वो था सामाजिक समझौता सिद्धांत। आगे हम देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखकर ही उसका निर्माण किया गया था और संपूर्ण व्यू रचना जो है वो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए जो है की गई थी। इस संदर्भ में डनिंग का मानना है कि हॉब्स और फुफेडोर्फ के द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता को असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई है, लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर शासकीय सत्ता को सीमित करने में ही प्रयत्नशील रहा है। अर्थात डनिंग का ये मानना है कि सामाजिक समझौता का जो आधार है वो राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता को असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई है, लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर शासकीय सत्ता को सीमित करने का ही प्रयत्नशील रहा है। अर्थात जैसे कि हॉब्स ने कहा था कि सामाजिक समझौता जो है वो सिर्फ साधारण जनता में हुआ है और सामाजिक समझौते का जो भाग है वो शासक वर्ग नहीं रहा है। अर्थात सभी व्यक्तियों ने समझौता करके, समाज के सभी व्यक्तियों ने समझौता करके कुछ व्यक्तियों को शासन सत्ता सौंपी है, संप्रभुता सौंपी है और उस संप्रभुता के आधार पर उनको शासन करने का अधिकार प्रदान किया है, आदेश देने का अधिकार प्रदान किया है। और इस समझौते में जो है वो शासक वर्ग शामिल नहीं है। अर्थात हॉब्स के अनुसार शासक वर्ग जो है उस समझौते से स्वतंत्र है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया गया है। लेकिन जॉन लॉक ने इसी समझौते के माध्यम से शासन सत्ता पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है, क्योंकि जॉन लॉक ने माना कि समझौता जो है दो प्रकार के हैं और उस समझौते के तहत शासक वर्ग की शक्ति को भी सीमित किया गया है। जहां व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार से जो है उस समझौते के माध्यम से शासक वर्ग की अनियंत्रित या निरंकुश सत्ता को सीमित करने का भी उस समझौते के माध्यम से प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से डनिंग ने ये बात रखी। फिर ए हेकर का कथन है कि जबकि सभी पूर्वगामी विचारकों ने राज्य को अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किए, लॉक प्रथम विचारक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाने और उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। ए हेकर ने भी यही कहने का प्रयास किया कि जब सभी पूर्वगामी विचारकों ने जो है राज्य को अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, लॉक ने उस समय लोग ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य संस्था को कमजोर बनाने का प्रयास किया, अर्थात राज्य की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया, राज्य की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का उन्होंने प्रयत्न किया और इसके माध्यम से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिक से अधिक समर्थन करते हैं। अगला कथन है डनिंग का। डनिंग के शब्दों में
व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संप्रभु के अधिकार को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अधिकार अन्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों को सीमित करते थे। तो डनिंग ने कहने का प्रयास किया कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो संप्रभु समाज के अधिकार को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक अधिकार अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करते थे। अर्थात जिस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्राकृतिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के जीवन के अधिकार भी उसमें सम्मिलित है। और जब व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त होता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, तो स्वतः ही जो है संप्रभु के अधिकार भी सीमित हो जाते हैं, अर्थात शासन सत्ता के अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। अर्थात शासन सत्ता वही कार्य करेगी जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग कर पाएगा, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग जो है ठीक प्रकार से कर पाएगा, अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग वो कर पाएगा। उसी सीमा में रहते हुए शासन सत्ता के द्वारा कार्य किए जाएंगे। लोक की धारणा थी कि राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी यह अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए लोक ने माना कि राजनीतिक समाज की स्थापना के पश्चात भी या सामाजिक समझौते सिद्धांत की स्थापना के पश्चात भी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने चाहिए। इस संदर्भ में शक्तियों का दुरुपयोग ना हो उसके लिए लोक ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्थिर किया। अर्थात उन्होंने ये माना कि जब शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो जो है शक्तियों का दुरुपयोग होने लग जाता है और शासन शक्ति जो है वो निरंकुशता को प्राप्त करने लग जाती है। तो इसलिए उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका के विभागों को बिल्कुल अलग अलग कार्य करने के लिए उन्होंने माना। ये वो रखना चाहते थे कि वो ये सोचते थे कि विधायिका और जो कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र जो है वो अलग अलग तो हो और इसके साथ साथ उनकी शक्तियों का बंटवारा भी होना चाहिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि शक्तियों का केंद्रीकरण होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, अर्थात शासन की निरंकुशता हो सकती है और व्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। फिर है धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत, अर्थात उदारवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण देन है कि वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का निर्माण करते हैं। उदारवादी विचार को जैसे जॉन लॉक का ही ये मानना है कि व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी प्रकार के या किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसके प्रति जो है वो श्रद्धा भाव रख सकता है। एक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करे, किसी भी संप्रदाय को जो है का वो पालन करे, किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रचार प्रसार या विकास के लिए वो कार्य करे। तो इस प्रकार से उदारवादी विचारधारा को जो है या जॉन लॉक को जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादक भी समझा जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जॉन लॉक ने उदारवादी विचारधारा के तहत या नवीन उदारवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही। इसके साथ साथ राज्य के विरुद्ध भी जो है स्पष्ट अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए कि यदि कोई राज्य या शासन व्यवस्था जो है व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है तो व्यक्ति को स्पष्ट अधिकार है कि वो उसका विरोध करे। तो इस प्रकार से इन बातों के कारण जॉन लॉक को जो है मानवीय स्वतंत्रता के रक्षक मानते हुए उसको उदारवाद की जो है आत्मा के नाम दिया गया है। इस संदर्भ में इबर्स्टीन के शब्दों में उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप से में जॉन लॉक में ही प्रतिबंधित हुई है। अर्थात इबर्स्टीन का मानना है कि उदारवाद की आत्मा जो है वो जॉन लॉक में प्रतिबिंबित हो रही है। अर्थात उन्होंने क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात कही और कुशासन के विरुद्ध जो है व्यक्ति को स्पष्ट अधिकार प्रदान किए, इसलिए जॉन लॉक को जो है उदारवाद की आत्मा कहा जाता है या नवीन उदारवाद का जो है प्रतिपादक कहा जाता है। ये हो गया आपका आज का टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।